हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशन है वो एक वॉर की तरह हो गई थी, कोल्ड वॉर जिसके नाम से जिसको जाना जाता है। उसके बाद क्या हुआ था, यूएसएसआर का विघटन हो गया था। तो जो सोवियत संघ, जिसको कि यूएसएसआर कहा जाता है, उसके विभाजन के बाद जो पूरा विश्व है उसमें क्या हो गया था, सिर्फ अमेरिका का ही वर्चस्व कायम हो गया था, जो कि हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। कुछ देशों का संगठन उस टाइम पे एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। वैकल्पिक का मतलब होता है कि अलग अलग विकल्प उनको मिल गए थे, यानी कि एक ही केंद्र ना होने की बजाय ऑप्शन थे कि उस टाइम पे सत्ता के अलग अलग केंद्र हो सकते थे। कुछ देशों के संगठनों का उदय जो है वो इसी रूप में हुआ था, और ये संगठन अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये संगठन राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रही हैं, ऐसा उस समय में जो है एक तरीके से देखने को आया था। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्षेत्रीय संगठनों की बात करते हैं। क्षेत्रीय संगठन प्रभुसत्ता संपन्न देशों के स्वैच्छिक समुदायों की क्या थी, एक संधि है जो निश्चित क्षेत्र के भीतर ही हो और उन्हीं देशों को उसमें शामिल किया जाए जिसमें वो लोग एक दूसरे के जो है हेल्प के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए हों। उन सब का जो मकसद है वो क्या हो कि वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और उस क्षेत्र में जो भी आक्रामक कार्यवाही है वो ना की जाए। मतलब जो देश एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक संगठन के अंदर शामिल है, वो सब आपस में अच्छे तरीके से रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, और एक देश जो है किसी दूसरे देश के ऊपर जो है अटैक नहीं करेगा। अब कुछ संगठनों की बात कर लेते। तो सबसे पहले बात आते हैं यूरोपीय संघ की, उसके बाद है आसियान, ब्रिक्स और सार्क। देश कौन कौन से थे जो इन संगठनों के अंदर शामिल थे? देश थे चीन, जापान, भारत, इजराइल और रूस। अब ये जो क्षेत्रीय संगठन बने थे, इनके उद्देश्य क्या थे? तो सबसे पहला उद्देश्य था क्षेत्रीय संगठनों का कि जो सदस्य देश इसमें शामिल हैं उनमें एकता की भावना हो। जब उनके बीच में एकता की भावना होगी तभी तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। दूसरा, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना, यानी कि आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। किसी भी एक देश को अगर दूसरे देश की ज़रूरत है तो वो उसकी मदद करेगा। और जो सदस्य थे उनके बीच में व्यापार को बढ़ाना, ये उनका एक जो है प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि जो भी सदस्य देश हैं एक संगठन के अंदर शामिल हैं, वो सब जो है आपस में व्यापार को बढ़ाएंगे, व्यापार करेंगे। क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बढ़ाना, और जो आपसी विवाद है उनको बातचीत के द्वारा निपटा लेना। इसके बाद बात आती है मार्शल योजना की। देखिए, मार्शल योजना क्या है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था तो उसके बाद यूरोप को एक बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और अमेरिकी खेमे के पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था जो है उसको दोबारा से खड़ा करने के लिए अमेरिका ने जो है उसकी काफ़ी हेल्प की थी, मदद की थी, और इसी योजना को क्या कहा जाता है? मार्शल योजना कहा जाता है। अब ये जो मार्शल योजना थी, इसी के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी, और इसके बाद 1949 में यानी कि 1949 में यूरोपीय परिषद जो है राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए बनाई गई थी। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन हुआ था, और इन सब के बाद लास्ट में 1992 में एक यूरोपीय संघ बना, और यूरोपीय संघ की अपनी अलग विदेश नीति थी। उनकी जो मुद्रा होती थी वो साझी होती थी, मतलब यूरोपीय संघ के अंदर जितने भी देश थे उनके अंदर एक ही करेंसी चलेगी, और उनकी जो सुरक्षा नीति थी वो भी क्या थी? सेम थी। और उन्होंने इन सब चीज़ों के साथ एक नया संगठन बनाया था जिसको क्या कहा जाता था? यूरोपीय संघ कहा जाता था। यूरोपीय संघ जो है आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर क्या हो गया था? ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेने लगा था। यानी कि शुरुआत में उन्होंने सिर्फ आर्थिक सहयोग करने वाले एक संस्था के रूप में यूरोपीय संघ का गठन किया था, लेकिन बाद में क्या हो गया था? वो राजनीतिक रूप उसने लेना शुरू कर दिया था। यूरोपीय संघ के गठन की डिटेल में बात करें तो यूरोपीय संघ जो था, यूएसएसआर के विघटन के बाद 1992 में यूरोपीय संघ के गठन का नेतृत्व जो है किया था। मतलब अगर यूएसएसआर का विघटन नहीं होता तो यूरोपीय संघ का बनना जो है काफ़ी मुश्किल एक स्टेप लग रहा था, और इसी की वजह से एक आम विदेशी और सुरक्षा नीति जो है अपनाई गई, और न्याय पर सहयोग और एकल मुद्रा के निर्माण की क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। न्याय पर सहयोग मतलब आपस में सहयोग करेंगे एक दूसरे का, और उनकी एक अलग सुरक्षा नीति होगी, और उनकी जो मुद्रा है यानी कि जो करेंसी है वो क्या होगी? सेम होगी। देखिए, अगर हम बात करें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की यहाँ पर, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं बना पाया था। इसमें क्या रहा था? असफल रहा था। यूरोपीय संघ के गठन के क्या क्या उद्देश्य थे, कि क्यों बनाया गया था यूरोपीय संघ?
तो वो चाहते थे कि एक समान विदेशी और सुरक्षा नीति उनकी हो। जितने भी देश यूएसएसआर के बाद विघटन के बाद जो है यूरोपीय संघ में शामिल हो गए थे, उन सब की क्या हो, एक अलग विदेश नीति हो और एक अपनी सुरक्षा नीति वो बनाएं। इसके बाद वो चाहते थे कि आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मामलों पर एक दूसरे का सहयोग करें, एक ही मुद्रा का चलन सभी देशों के अंदर हो और वीजा मुक्त आवागमन, यानी कि किसी भी एक देश के सदस्य को, सिटीजन को दूसरे देश में जाने के लिए वीजा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बात आते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताओं की। यूरोपीय संघ टाइम के साथ साथ जो है बदलता गया। स्टार्टिंग में आर्थिक संघ के रूप में डेवलप हुआ था, लेकिन बाद में वो क्या होने लगा, धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेने लगा। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा। राष्ट्र राज्य का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर राष्ट्र राज्य से मतलब है एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी कंट्री या फिर जो अलग अलग देशों का ग्रुप एक हो सकता है जिसमें रहने वाले सभी लोगों का सेम कल्चर हो, सेम लैंग्वेज हो, सेम तरीके से उनका जीवन जो है चल रहा हो, वो क्या होता है, एक राष्ट्र राज्य होता है। तो यूरोपीय संघ भी एक बड़े राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा था। इसका अपना अलग झंडा था, अलग इसका गान था, इसका जो स्थापना दिवस है वो भी अलग था और इसकी मुद्रा भी एक थी। मैंने अभी बताया था राष्ट्र राज्य में क्या होता है, अलग, सबसे अलग एक जैसा उनका कल्चर होता है, एक जैसी संस्कृति होती है, एक जैसा झंडा उन्होंने अपना रखा था, एक जैसा राष्ट्रगान वहाँ का था और उन सब का स्थापना दिवस सेम था और उनकी मुद्रा भी एक ही थी। इसी वजह से उसको एक बहुत बड़ा राष्ट्र राज्य कहा गया है। अन्य देशों के जो संबंध थे उनके मामले में भी काफ़ी हद तक उन्होंने साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति बना ली थी। यूरोपीय संघ का झंडा जो है 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। यानी कि जो यूरोपीय संघ का झंडा था उसमें 12 सोने के सितारे होते थे, जो क्या रिप्रेजेंट करते थे कि वहाँ के जो लोग हैं वो पूर्ण है, एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल कर रहते हैं, उनकी एकता और जो है मिलाप का वो क्या थे, प्रतीक था। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक कौन कौन से थे या फिर यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या थी, तो सबसे पहले कारक की बात अगर करते हैं तो आर्थिक रूप से यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2005 में 12 ट्रिलियन डॉलर से अधिक इसकी जीडीपी थी। जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, तीनों से मिलकर जो प्रोडक्शन होता है वो क्या है, किसी कंट्री की जीडीपी है। सकल घरेलू उत्पाद है, जो पूरा प्रोडक्शन वहाँ पर हुआ तो वो कितना था, 2005 में 12 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा था। तो इसका मतलब क्या है कि ये देश अच्छे तरीके से, ये जो देशों का संगठन था अच्छे तरीके से विकसित हो रहा था। राजनीतिक और राजनयिक आधार पर ब्रिटेन और फ्रांस यूरोपीय संघ के 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के क्या हैं, स्थायी सदस्य हैं। रक्षा क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो रक्षा क्षेत्र में यूरोपीय संघ की संयुक्त सशस्त्र सेना दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, वहाँ की जो सेना है वो क्या है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और इसकी जो मुद्रा है यानी कि जो करेंसी है यूरो, वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। देखिए अमेरिकी डॉलर को पूरे वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर क्या किया जाता है, उसको जो है एक ऐसी करेंसी के रूप में यूज़ किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ अगर हम लेन देन करेंगे, व्यापार करेंगे तो वो किस में करेंगे, अमेरिकी डॉलर में करेंगे। ठीक है, जो दूसरे देशों की करेंसीज हैं उनको अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करके ही क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। लेकिन जो यूरो है वो उसके लिए खतरा बन गई है, क्योंकि यूरो जो है डॉलर के बिल्कुल मतलब एक तरीके से कंपटीशन में है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी जो है अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। यानी कि जो संगठन है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है यूरो का। इस वजह से क्या है, अगर पूरे विश्व की बात करते हैं वैश्विक स्तर पे इसका लेवल जो है वो यूएस डॉलर से भी अधिक है, इससे भी 3 गुना ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। इसकी आर्थिक स्थिति का प्रभाव जो है यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर ज़्यादा है। ये विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, एक ऐसे संगठन बनाया गया है जिसमें व्यापार से रिलेटेड जो भी फैसले हैं वो लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं, WTO के द्वारा लिए जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है। देखिए जो फ्रांस सुरक्षा परिषद है उसमें भी काफ़ी सारे सदस्य शामिल हैं और उन्हीं सदस्यों में यूरोपीय संगठन का भी एक सदस्य शामिल है।
अब यूरोपीय संगठन का एक सदस्य देश वहाँ पर शामिल होने की वजह से वहाँ पर भी जो नीतियाँ हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि देखिए किसी भी संगठन के अंदर अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसके सभी मेंबर्स की राय ली जाती है, और वहाँ पर जो है जो ये यूरोपीय संगठन है इसका एक सदस्य होने की वजह से वो क्या करेगा, उस डिसीजन को प्रभावित करेगा। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति में क्या है, संपन्न है, यानी कि उसके पास अच्छे तरीके से परमाणु शक्ति है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में भी क्या है, सक्षम है। यूरोपीय संघ की कमजोरियां। अब तक हमने यूरोपीय संघ की अच्छाइयां, उसकी ताकत के बारे में पढ़ा था। अब देखिए यूरोपीय संघ की कमजोरियां क्या है। सबसे पहले क्या है कि इसके देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है, यानी कि उन सब की एक अकेली जो है सुरक्षा नीति के साथ साथ उन सभी देशों की अपनी अपनी सुरक्षा नीति भी है जो कई बार एक दूसरे के अगेंस्ट जा सकती है। जैसे कि इराक के पर जब हमला हुआ था उस टाइम पे हुआ था। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर क्या है, नाराज़गी है, यानी कि यूरोप के कई ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर यूरो को जो है करेंसी के रूप में नहीं माना जाता। डेनमार्क और स्वीडन में क्या है, मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का क्या किया गया है, विरोध किया गया है। देखिए मास्ट्रिक्ट संधि जो थी वो क्या थी, ये जो संधि थी इसके तहत क्या किया गया था, 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के बीच में एक समझौता हुआ था और इसी समझौते को क्या कहा जाता है, मास्ट्रिक्ट संधि के नाम से जाना जाता है। ये संधि कहाँ पर हुई थी, ये हॉलैंड में हुई थी। हॉलैंड में क्या हुआ था कि बहुत सारे देश एक साथ शामिल हुए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि ये सारे के सारे देश जो है एक संगठन बनाएंगे और ये जो गठबंधन होगा, संगठन होगा, इसमें सभी देशों के लिए जो नियम होंगे वो एक जैसे होंगे। इसमें जो टोटल कंट्रीज थी वो कितनी थी, 28 कंट्रीज थी। जो 28 देश थे वो इसके सदस्य राष्ट्र कहलाते हैं, और ये जो सदस्य राष्ट्र हैं इन सब ने डिसाइड किया था कि एक देश से दूसरे देश के अंदर अगर कोई लोग जाता है, यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उनमें से, तो वहाँ पर सभी को एक जैसे अधिकार मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी यूरोपीय संघ के एक देश से दूसरे देश में कोई इंसान जाता है तो उसके लिए वहाँ पर वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे अधिकार दिए गए थे जो कि सभी देशों के लिए इक्वल थे, सभी को उनको मानना था। लेकिन डेनमार्क और स्वीडन ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। अब जो 28 राज्य थे, जो राष्ट्र राज्य थे 28, उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देती हूँ। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड और जो है फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली और जो है लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया और जो है स्लोवानिया, और इसके अलावा भी कुछ देश इसमें शामिल थे। और अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष जो है वो कौन है अब के टाइम पे इसके, पोलैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री होते थे डोनाल्ड टस्क जो हैं वो इसके अभी अध्यक्ष हैं। इसके बाद यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश जो हैं अमेरिकी गठबंधन में भी थे, और ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा क्या हो गया, अलग हो गया। यानी कि जो ब्रिटेन है वो जो ये यूरोपीय संघ बना था इससे अलग हो गया था। दक्षिण पूर्वी जो एशियाई राष्ट्र राज्यों का संगठन था वो क्या कहलाता था, आसियान कहलाता था। सबसे पहले हमने बात की थी यूरोपीय संघ की, इसके बाद बात आती है आसियान की। यानी कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र राज्य थे उनका संगठन था आसियान। ये भी यूरोपीय संघ की तरह ही एक गठबंधन था, एक संघ यहाँ पर बनाया गया था। कब बनाया गया था, देखिए अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। और इसी पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद इन्होंने क्या किया था, आसियान की स्थापना की थी। ये जो घोषणा पत्र था इसमें क्या था, इसके नियम और कानून लिखे गए थे कि अगर जो देश इसमें शामिल होता है तो उनको इन जो है नियमों का पालन करना पड़ेगा, ये रूल्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे। बाद में जो है ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जो है इसमें शामिल हो गए थे, और इसकी संख्या कितनी हो गई थी, 10 हो गई थी। पहले जो है इसमें कम ही लोग जो है कम ही देश शामिल थे,
सिर्फ 5 देश शामिल थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। लेकिन बाद में इसमें जो है और भी देश शामिल हो गए थे, और कितने हो गए थे, 10 देश इसमें जो है टोटल हो गए थे। आसियान के उद्देश्य क्या थे, क्यों बनाया गया था आसियान को, ये जो एक गठबंधन था, जो सदस्य देशों थे उनका आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ताकि उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो जल्दी हो सके और ज़्यादा हो सके। और ये जो संगठन था इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, कि वो सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। और कानून का जो शासन है, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके वो क्या करेंगे, क्षेत्रीय शांति बनाए रखेंगे, और उनका जो स्थायित्व है उसको भी बनाकर रखेंगे। स्थायित्व और क्षेत्रीय शांति का मतलब है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, जो देश हैं एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, और उनका स्थायित्व इस तरीके से जो है बना रहेगा। आसियान शैली की अगर हम बात करते हैं, तो जो आसियान शैली थी वो अनौपचारिक थी, टकराव रहित थी, और सहयोगात्मक यानी कि मेल मिलाप का एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाली थी। और इसी वजह से आसियान ने काफ़ी जो है यश कमाया था, यानी कि सभी लोगों ने इसकी सराहना की थी, और इसी ही क्या कहा जाता है, आसियान शैली कहा जाता है। आसियान के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से थे, आसियान के प्रमुख स्तंभ, तो यहाँ पर देखिए, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये 3 जो है आसियान के प्रमुख स्तंभ थे। आसियान सुरक्षा समुदाय, ये जो आसियान सुरक्षा समुदाय था, इसमें क्या था कि क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति जो है इस पर आधारित था ये, यानी कि जो भी क्षेत्रीय विवाद होंगे उनको आपस में बातचीत से ही सुलझा लिया जाएगा, कोई भी सैनिक टकराव जो है नहीं होगा। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या था, ये तो सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य था। जो आसियान आर्थिक समुदाय है उसका उद्देश्य था कि आसियान देशों का एक साझा बाजार हो और उत्पादन आधार तैयार किया जाए, और इस क्षेत्र में जो है सामाजिक और आर्थिक विकास में उनकी मदद होगी। अब देखिए, उनका एक जो है अच्छा बाजार होगा, सभी देशों का एक कॉमन मार्केट होगी, तो क्या होगा, वो वहाँ पर अपना जो भी प्रोडक्शन है, जो भी उत्पादन उन्होंने किया है उसको अच्छे से बेच सकते हैं, एक अच्छी मार्केट उनको मिल जाएगी। इसके बाद जो तीसरा स्तंभ था वो क्या था, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि आसियान देशों के बीच में जो टकराव है वो ना हो, उसकी जगह जो भी बातें हैं, जो भी डिस्कशन उन्हें करना है, जिस भी मुद्दे के ऊपर उनका कोई इशू है, विरोध है, उसको बातचीत से और आपसी सहयोग से जो है निपटा लिया जाएगा। इसके बाद आसियान का विजन दस्तावेज। आसियान का विजन दस्तावेज 2020 की अगर हम बात करते हैं, तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई थी। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ये बात निकली है, यानी कि आसियान जो एक बात करता है कि हम जो आपसी भेदभाव हैं उसको सिर्फ बातचीत से ही सुलझा लेंगे, तो इसकी वजह से जो है इसको काफ़ी प्रमुखता मिली थी, इसको काफ़ी जो है लोगों ने सम्मान किया था इसका, क्योंकि इसमें जो है विश्व शांति की तरफ जो है कदम उठाई गई थी। आसियान का क्षेत्रीय मंच, 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, और इस आसियान क्षेत्रीय मंच का उद्देश्य था जो है देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना, यानी कि सभी देशों की सुरक्षा की जाएगी और विदेश नीतियां जो हैं उसमें तालमेल बिठाई जाएगी। आसियान की उपयोगिता और प्रासंगिकता। आसियान की मौजूदा आर्थिक स्थिति अच्छे तरीके से भारत और चीन से तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की तरफ भी अपना ध्यान दिया है, और अमेरिका तथा चीन ने भी क्या किया है, मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है, यानी कि वो अपने आप को एक लिमिटेशंस के अंदर नहीं रखेंगे, हाँ कि हमें सिर्फ इन्हीं देशों के साथ ट्रेड करना है, व्यापार करना है, वो क्या करेंगे, मुक्त व्यापार करेंगे, जितना हो सकता है उतना जो है वैश्विक स्तर पर व्यापार किया जाएगा। आसियान और भारत की अगर हम बात करते हैं, तो 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई थी। भारत ने जो आसियान के 2 प्रमुख सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड, इनके साथ क्या किया था, मुक्त व्यापार का समझौता किया था, यानी कि भारत ने भी आसियान के देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया था। कब, 1991 के बाद से।
इसके बाद भारत और आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। आसियान की असली ताकत उसके जो है कुछ सदस्य देश हैं, सहभागी सदस्य देश हैं, और इसके अलावा जो बाकी गैर क्षेत्रीय संगठन हैं उनके बीच में भी निरंतर जो है संवाद और परामर्श करने की नीति जो है वो है। इसका मतलब क्या है कि भारत जो है आसियान के सिर्फ 2 देशों के साथ आजकल व्यापार कर रहा है, लेकिन अब कोशिश क्या है कि वो आसियान के अंदर जितने भी देश हैं उन सब के साथ व्यापार जो है करें। यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। यानी कि यही जो है एक ऐसा संगठन है जहां पर एशियाई देश और विश्व शक्तियां जो है वो इकट्ठी होकर राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा कर सकती हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते किए, और पूर्व की ओर देखो की जो नीति है उसकी जगह पर पूर्वोत्तर कार्य नीति यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी की संकल्पना प्रस्तुत की है। ये जो पॉलिसी भारत ने अपनाई है इसमें कुछ नियम जो है भारत के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं कि वो आसियान देशों के साथ जो है व्यापार करेगा। और इसी के अंतर्गत वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में क्या किया गया था, आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा जो थाईलैंड है वहाँ के जो एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट हैं, उनको भी यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में जो बुलाया गया है इंडिया में कई बार। इसके बाद बात आती है सार्क की। जो सार्क है उसका पूरा नाम क्या है? देखिए, सार्क का पूरा नाम जो है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है, यानी कि जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र हैं उन सब का आपसी सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। जो सार्क है उसमें साउथर्न कंट्रीज़ मैक्सिमम शामिल है, नाम से ही पता चलता है इसमें क्या है, साउथ की सारी कंट्रीज़ शामिल हैं। अब वो देश देखिए कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और जो है भारत और पाकिस्तान। इसकी जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को की गई थी, और इसमें बाद में एक देश शामिल हुआ था जो कि कौन है, अफगानिस्तान है। और इसका मुख्यालय यानी कि सार्क का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में है। सार्क का उद्देश्य, सार्क को क्यों बनाया गया था, जो एक संगठन है उसकी जो है बनाने का क्या उद्देश्य था, तो दक्षिण एशिया की जो देश हैं वहाँ पे जनता के विकास और जीवन स्तर में सुधार लाना, आत्मनिर्भरता का विकास, आर्थिक विकास करना, और इसके अलावा जो है सांस्कृतिक और सामाजिक विकास करना, आपसी सहयोग, आपसी विवादों को निपटाना और आपसी विश्वास बढ़ाकर क्या करना, व्यापार को बढ़ाना। ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से क्या है, ये सभी जो दक्षिण एशियाई देश हैं ये अपना डेवलपमेंट करना चाहते थे। अब देखिए पूर्व की ओर देखो नीति, हमने पहले भी जिक्र किया था कि भारत ने 1991 में जो है पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई थी, और इससे क्या था कि पूर्व एशिया के जितने भी देश हैं जैसे कि आसियान है, चीन, जापान है, दक्षिण कोरिया है, उनके साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया था, यानी कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने की कोशिश की गई थी, और उनके साथ जो भी संबंध थे उनको मजबूत करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद बात आती है चीन के विकास की। 1949 में की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई थी, और स्टार्टिंग में यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन इसके कारण चीन को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो चीनी साम्यवादी शासन की वजह से जो है चीन को जूझनी पड़ा था उनसे? तो पहली बात आती है, चीन ने साम्यवादी मॉडल खड़ा करने के लिए एक विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा था कि हम ये जो मॉडल खड़ा कर रहे हैं इससे हमारा औद्योगिक विकास होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों का जो है उन्होंने उपयोग किया और उनको उद्योगों में लगा दिया। चीन अपने नागरिकों को क्या जो है रोजगार दिलाना चाहती थी, स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाना चाहती थी, और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के लिए जो है उनको विकसित देशों से भी आगे लेकर जाना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या, वहाँ की जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि वो अपना जो डेवलपमेंट करना चाहते थे वो उस हद तक नहीं कर पाए जिस हद तक उन्होंने अपना एक मॉडल अपनाया था। तो जो उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या थी वो विकास के सामने जो है उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या क्रिएट कर रही थी। इसके बाद बात आती है अगले पॉइंट की कि कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। यानी कि वहाँ पर जो कृषि होती थी वो परंपरागत तरीकों से होती है। परंपरागत तरीकों का मतलब है कि वहीं पुराने तरीके से होती थी, और उसी वजह
से वहाँ पर जो उद्योग थे, जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगाई गई थी, उनका रॉ मटेरियल कंप्लीट नहीं मिल पाता था। उद्योगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती थी कृषि के परंपरागत तरीकों को अपनाने की वजह से। इसके बाद चीन में सुधारों की पहल कब की गई और किसके द्वारा की गई थी? तो चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। यानी कि वो जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से विश्व से अलग थलग था, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं रख रहा था, उसको ख़त्म कर दिया। 1972 में जो है चीन ने अमेरिका के साथ संबंध बनाए और वहाँ पर उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने क्या किया था? कृषि, सेवा और जो उद्योग है या फिर जो विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, उसके सामने भी जो है 4 प्रस्ताव रखे थे, जिसमें आधुनिकीकरण को अपनाया गया था। आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव अपनाए गए थे। आधुनिकीकरण का मतलब है कि हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको अपनाएं। 1978 में तत्कालीन नेता जो थे देंग सियाओपिंग, उन्होंने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी। खुले द्वार का मतलब है कि हमने अपने जो द्वार हैं चाइना के, वो सभी देशों के लिए खोल दिए हैं। कोई भी देश यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है कर सकता है, और कुछ आर्थिक सुधार भी वहाँ पर किए गए थे। इसके बाद 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया गया था। यानी कि जो खेती है वो निजी तरीके से की जाती थी, यानी कि सभी जो है अपनी अपनी भूमि पर जो है खेती करेंगे। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया, यानी कि जो उद्योग चाइना गवर्नमेंट के अंडर में होते थे उन सबको क्या है निजी हाथों में सौंप दिया गया, निजी कंपनी को उनका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। और इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज क्या है स्थापित किए गए। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और इस तरीके से वो दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में एक नया कदम उन्होंने उठाया था। क्योंकि जब देखिए विश्व व्यापार संगठन के देशों के अंदर अगर वो शामिल है तो वो WTO जो है वो किस लिए बनाया गया है? व्यापार के पर्पज़ से बनाया गया है। व्यापार जो है उन देशों के बीच में किया जाता है और उन सब के लिए जो नीतियाँ होती हैं वो कौन बनाता है? WTO के अंदर जितने भी लोग शामिल होते हैं वो सभी बनाते हैं। चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू, यानी कि वहाँ देखिए हर एक चीज़ के अगर पॉजिटिव इफेक्ट कुछ होते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। वहाँ पर आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी लोगों को नहीं हुआ था। पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ गई थी और वहाँ पर महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं हैं। गांव और शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय का अंतर है, यानी कि इन लोगों की जो इनकम होती है उनमें काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाई है, यानी कि जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है उसकी वजह से एनवायरनमेंट को काफ़ी लॉस हुआ है। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा है, यानी कि करप्शन वहाँ पर काफ़ी बढ़ा है। चीन के साथ भारत के संबंध विवाद के क्षेत्र में देखिए 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने की कोशिश की गई थी और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध जो है बिल्कुल बिगड़ गए थे। दोनों देशों के बीच लगभग जो है हमले का, झगड़े का माहौल बना रहने लगा था। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। 1962 में जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था तो वो जो है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को हथियाना चाहते थे, अपने कब्जे में लेना चाहते थे और चीन ने जो है पाकिस्तान की मदद की थी। इसकी वजह से भी भारत और चाइना के जो संबंध है वो काफ़ी बिगड़े हुए हैं और चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का भी विरोध करता है। बांग्लादेश और म्यांमार ने चीन के सैनिक संबंध को भारतीय हितों के खिलाफ माना है। क्यों माना है? क्योंकि वो ये चीज़ें देख पा रहे हैं कि वहाँ पर जो परमाणु परीक्षण भारत में हो रहे हैं उन सब के ऊपर भी वो विरोध प्रकट करता है। भारत का जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उनके साथ भी वो क्या करते हैं, जो है उनकी सहायता करते हैं। हालांकि वो ये चीज़ नहीं देखते कि भारत की गलती है या फिर पाकिस्तान की है। जब भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, क्योंकि देखिए चाइना के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है कि उनके पास निषेधाधिकार है। जो 5 देशों को वीटो पावर है उसमें से एक चाइना भी है, तो वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की हेल्प वहाँ पर कर देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैसे कि जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया है और चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करने से यह प्रस्ताव क्या हो गया था, निरस्त हो गया। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो जैश ए मोहम्मद है पाकिस्तान का एक माना जाता है आतंकवादी संगठन है और ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ
उन्होंने यूएनओ ने कहा था कि इसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाए, लेकिन चाइना ने मना कर दिया, अपनी वीटो पावर का यूज़ किया। जो 5 देश हैं उन 5 में से एक भी देश अगर ये कहता है कि ये काम नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो चाइना ने यहाँ पर अपने वीटो पावर का यूज़ करके पाकिस्तान का साथ दिया। भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने वीटो पावर का यूज़ किया। यानी कि भारत के अगेंस्ट चाइना ने जो है 2 से 3 बार वीटो पावर का यूज़ किया है। चीन की महत्वाकांक्षी योजना वंस बेल्ट वन रोड, जो कि पीओके से होती हुई गुजरेगी, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया जा रहा है। यानी कि इन्होंने ये जो योजना चलाई है ये किस लिए है, ताकि वो भारत के ऊपर हमला करके उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लें। वर्ष 2017 में भूटान का जो भूभाग था, लेकिन भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण जो है डोकलाम पर उन्होंने आधिपत्य का दावा किया था कि ये जो डोकलाम है यहाँ पर हमारा अधिकार है। तो इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच काफ़ी लंबा विवाद चला, जिससे दोनों देशों के बीच जो संबंध थे वो तनावपूर्ण हो गए थे। लेकिन इस विवाद के समाधान के लिए भारत ने जो है शांति से जो है काम लिया, और भारत का जो रुख है वो क्या हुआ, वैश्विक स्तर पर उसकी सराहना की गई। यानी कि भारत को जो है सभी का सपोर्ट यहाँ पर मिला था। चीन के साथ भारत के संबंध सहयोग का दौर। 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यावहारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते किए हैं। यानी कि जो देश हैं उनके बीच में कुछ समझौते हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चाइना के बीच में। वहाँ पर क्या है कि जो टेक्नोलॉजी उनके पास है उसका क्या किया जाएगा, आदान प्रदान, यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वहाँ पर शुरू हो गया है। जो है 4 पोस्ट यहाँ पर खोल दी गई हैं सीमा के ऊपर, जिसके थ्रू जो है व्यापार किया जा सकता है, जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंध जो है कुछ सुधारने की कोशिश यहाँ पर की गई है। 1999 से द्विपक्षीय व्यापार, यानी कि जो दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वो 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने में के मामले जो हैं उनमें भी दोनों देश जो है एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां ही अपनाई। यानी कि दोनों देशों ने एक जैसी नीतियां अपनाई हैं। दोनों देश जो है एक दूसरे का सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो है इनके कुछ ऐसे भी काम हैं जिसकी वजह से चाइना को माना जाता है कि वो भारत के अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन कुछ कोशिशें ऐसी भी की गई हैं जिससे दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके बाद जो कंप्लीट चैप्टर हमारा है वहाँ पर हम एक बार जो रिवीजन भी यहाँ से हो जाएगा। यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ावों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। अप्रैल 1951 में क्या हुआ था, पश्चिमी यूरोप के 6 देश फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए थे और यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का क्या किया था, संगठन किया था। मार्च 1957 में इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि की थी और यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी कि EEC और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया था। जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता जो है ले ली थी। यानी कि डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ में शामिल हो गए थे जनवरी 1973 में। जून 1989 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। जनवरी 1981 में यूनान यानी कि ग्रीस ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। जून 1985 में सांगेन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण जो है समाप्त किया, जो एक दूसरे की सीमा को लेकर उनका जो डिस्प्यूट चल रहा था उसको सोल्व किया। जनवरी 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि जो है वो हुई थी। अब ये जो मास्ट्रिक्ट संधि थी इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसी की वजह से यूरोपीय संघ का गठन हो पाया था। जनवरी 1993 में एकीकृत बाजार का गठन हुआ था, यानी कि सभी देशों के लिए एक बाजार बन गया था। मतलब बाजारों का एकीकरण हो गया था, सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जनवरी 2002 से नई मुद्रा यानी कि यूरो जो थी उसको 12 सदस्य देशों ने अपना लिया था।
मई 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया जो है वो भी क्या हो गए थे, यूरोपीय संघ में शामिल हो गए थे। जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हो गए थे और उन्होंने जो स्लोवेनिया है उसने यूरो को अपनाया था। यूरो क्या थी कि यूरोपियन जो है करेंसी होती थी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।